गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं BCOS 184 ई कॉमर्स के बारे में, बुक्स और असाइनमेंट की शॉर्ट नोट्स। ठीक है गाइस, आज हम बुक्स और असाइनमेंट की शॉर्ट नोट पढ़ेंगे। तो उससे पहले तो एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से पहले जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी कर ली, जिन्होंने तैयारी नहीं करी है उनको ऑल द बेस्ट। और तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले तो आज हम असाइनमेंट से शुरू करेंगे, असाइनमेंट की शॉर्ट नोट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम बुक्स की शॉर्ट नोट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले असाइनमेंट की शॉर्ट नोट के बारे में पढ़ते हैं। तो असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन था इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स क्या है। तो ई कॉमर्स जो है 1990 में शुरू हुआ था, जब इंटरनेट की एक्सेस बढ़ने लगी थी, तो ई कॉमर्स की शुरुआत हुई थी। ये एक इनिशियली वेबसाइट होती है, उस समय एक इनिशियली वेबसाइट थी, इनिशियली सिंपल वेबसाइट होती थी, सिर्फ आदमी क्रोम वगैरह से ही सामान मंगा सकता था ई कॉमर्स से। लेकिन अब क्या है ना, ए आ गया है, क्लाउड आ गया है, मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, तो आप क्या है कि ऐप्स के ज़रिए मंगा सकता है, क्लाउड के ज़रिए मंगा सकता है, AI के ज़रिए सामान मंगा सकता है ई कॉमर्स। अब लोग फिजिकल स्टोर से ज़्यादा ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 था कि 5 स्टेप बताओ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, SDLS। ठीक है, तो क्या क्या होता है? प्लानिंग, एनालाइजिंग, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट एंड मेंटेनेंस। ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SDLC। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। 5 स्टेप ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC क्या होता है कि 5 स्टेप क्या क्या होते हैं? प्लानिंग यानी ऑब्जेक्टिव सेट करना, एनालाइजिंग यूज़र नीड समझना, डिज़ाइन वेबसाइट लेआउट और स्ट्रक्चर बनाना, इम्प्लीमेशन कोडिंग और डेवलपमेंट करना, और टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस बग फिक्स करना और अपडेट करना। ये ऐप बनाने के फीचर्स हैं। ठीक है ना, ऐप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, कि हमें किस तरीके का ऐप बनाना है, फिर लोगों के बारे में समझना पड़ता है कि लोगों को किस तरीके के ऐप की ज़्यादा ज़रूरत है उसमें। अगर मान के चलो मैं एक कानून का ऐप बना रहा हूँ, कानून व्यवस्था के लिए ऐप बना रहा हूँ, तो मेरे को ये जानना पड़ेगा कि मेरे को लोगों को किस तरीके की नीड है कानून में, लोग किस तरीके का कानून जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैं एक ऐसा वेबसाइट का डिज़ाइन करूँगा जो लोगों को देखने में अट्रैक्शन लगे। उसके बाद मैं उसकी कोडिंग वगैरह पे काम करूँगा, उसके बाद मैं उस ऐप्स को बनाऊँगा और उसके बग फिक्स करूँगा, उसमें कोई भी गड़बड़ होगी टेस्टिंग के समय। अगर मैंने लॉन्च कर दिया, बाद में मेरे को ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि भाई ये ख़राब है, वो ख़राब है। इसलिए हम लोग इसका काम करते हैं। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है ना। फर्स्ट स्टेप हमेशा प्लानिंग ही रहेगा किसी भी चीज़ में। मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप हमेशा प्लानिंग है। आदमी हमेशा सिर्फ सोचता है, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तब तक उसमें कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगी। व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आई थिंक एग्जाम में आ सकता है, तो गाइस साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ के जाएगा। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है डिटेल डेटा को हैकर्स मेलवेयर से प्रोटेक्ट करना। ई कॉमर्स में कस्टमर डेटा पेमेंट सिक्योर रखने के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, 7C ऑफ ई रिटेल मिक्स, 7C के बारे में पूछा गया है। गाइस ये चौथा क्वेश्चन ना पढ़ के जाइएगा। इसमें से क्या है ना, आपसे 7 नहीं पूछेगा, आपसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछेगा। 4C के बारे में बता दीजिए या 3C के बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो ये आप याद करके जाइएगा तो आपको आसान रहेगा। कोई से भी 4C या 3C बता देंगे, आपका 5 नंबर का 10 नंबर का हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बारे में पूरी तरीके से पढ़ के जाएगा। पहला C है कन्वर्सेशन, कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट, कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, कस्टमर फ्रेंसिंग और कस्टमर केयर के तरीके के 7 होते हैं। ठीक है, कन्विंसिंग क्या होती है? लोगों को समझाना। कस्टमर वैल्यू की कस्टमर के वैल्यू को समझना। कॉस्ट मतलब वैल्यू डिसाइड करना। कम्युनिकेशन की बातचीत के बारे में करना। कंप्यूटिंग मतलब कि रिपोर्ट तैयार करना, डेटा मेंटेन करके रखना। कस्टमर फ्रेंसिंग एक कस्टमर से रिव्यू लेना। कस्टमर केयर कस्टमर का सपोर्ट करना। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें। चौथे क्वेश्चन में ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस, ऐप बनाने का स्टेप आइडिया होना चाहिए। प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड लॉन्च। देखिए 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, आइडिया, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड लॉन्च कर दिया है, ये सीधा हो गया। पहले आइडिया करो कि भाई तुम्हें बनाना किस तरीके का ऐप है। प्लानिंग करो उसके बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, फिर डिज़ाइनिंग बनाओ उसकी,
फिर उसकी डेवलपमेंट करो, मतलब उसको बनाओ, फिर उसकी टेस्टिंग करो, फिर बनाने के बाद उसकी लॉन्च करो। यूज़र फ्रेंडली और सिक्योर ऐप होना चाहिए फॉर सक्सेस, ठीक है ना। लोगों के लिए एक फ्रेंडली और सिक्योर ऐप होना चाहिए, तभी आपका चलेगा, वरना आपका ऐप बेकार रहेगा। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स क्या क्या होते हैं? 24/7 सर्विस, ग्लोबल रीच, लो कॉस्ट, फास्ट ट्रांजैक्शन, इजी कंपैरिजन। इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक। एडवांस ऑफ ई कॉमर्स क्या है? 24/7 अवेलेबल होता है, ग्लोबल रीच होता है, मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, सस्ते होते हैं, फास्ट ट्रांजैक्शंस होती है, मतलब आसानी से पेमेंट दिए जा सकते हैं, लेने में टाइम लगता है, ठीक है। इजी कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, पहले था, लेकिन जब तक आदमी सही से छुएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। इम्पैक्ट ऑन पेंडेमिक ऑन ई कॉमर्स। ये पेंडेमिक वाला पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कोविड-19 ख़त्म हुआ है, 4 साल हो गए हैं, हो सकता है कोविड-19 से रिलेटेड आ जाए कि कोविड के बाद ऑनलाइन शॉपिंग पेंडेमिक के बारे में पूछ ले कि इम्पैक्ट क्या पड़ा था पेंडेमिक के ऊपर। तो कोविड के बाद ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट, होम डिलीवरी सर्विस का यूज़ इंक्रीज़ हुआ था, क्योंकि लोगों ने घर से ही ज़्यादा सामान मंगाना शुरू कर दिया था ताकि वायरस कम से कम फैले। ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? एडवर्टाइजिंग मॉडल, फ्री कंटेंट प्लस एड्स, ठीक है। रेवेन्यू मॉडल मतलब ई कॉमर्स द्वारा लोग पैसे कैसे कमाते हैं, ये याद कर लेना गाइस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये ज़्यादा आसान है। ई कॉमर्स वैसे तो बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन आप जितना पढ़ के जाइएगा उतना ही सही रहेगा, ठीक है। पहला ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल, एडवर्टाइजिंग मॉडल, फ्री कंटेंट प्लस एड्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल। देखिए एडवर्टाइजिंग मॉडल में क्या होता है ना कि जो भी कंपनी अपना फ्री वेबसाइट बनाती है, मतलब फ्री वेबसाइट, फ्री ऐप बना रखा है, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि उसमें एक एडवर्टाइजिंग का सिस्टम कर देते हैं कि जब भी कोई भी क्लाइंट मेरे से सामान देखेगा या फिर कोई भी यूज़ करेगा ऐप को, तो उसमें ऐड आएगा और ऐड के ज़रिए उनको पैसे मिलता है। और एक सब्सक्रिप्शन वाला होता है, जैसे ChatGPT है, उसमें 2 तरीके के मोड है, एक फ्री मोड है, एक सब्सक्रिप्शन मोड है। फ्री मोड में आप बेसिक चीज़ें कर सकते हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन मोड में ये हमेशा अप टू डेट रहता है, जिस कारण आप उसमें एडवांस चीज़ें कर सकते हो। अब आप बोले ChatGPT में तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ChatGPT में हाँ आप सब कुछ कर सकते हो फ्री मोड में भी, लेकिन ऐसा होता है ना कि वो एडवांस नहीं है, वो उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी जो अभी एडवांस वाले में होगी, सब्सक्रिप्शन वाले में होगी। और ट्रांजैक्शन फ्री मॉडल पर ट्रांजैक्शन चार्जेस, ठीक है, ट्रांजैक्शंस की चार्ज लगती है उसके अंदर। सेल्स मॉडल डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग के लिए होते हैं। एप्लीकेट मॉडल कमीशन थ्रू रिफरल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना कि आपका कमीशन लिए जाते हैं, इन तीनों में अलग अलग तरीके से कमीशन लिए जाते हैं, तीनों चार, ठीक है। ट्रांजैक्शन फीस के लिए कमीशन लिए जाते हैं, सेल्स के लिए कमीशन ली जाती है, मतलब कि आप कमीशन किस तरीके से ले सकते हो ऐप में, उसके बारे में ये, ठीक है। फिर डिफरेंट नेफ्ट, RTGS एंड IMPS अकॉर्डिंग। नेफ्ट क्या होता है? टाइम बैच ट्रांसफ़र, नो मिनिमम लिमिट, ठीक है। RTGS रियल टाइम हाई वैल्यू ट्रांसफ़र, ठीक है। IMPS इंस्टेंट ट्रांसफ़र 24/7 अवेलेबल। हम लोग IMPS क्या होता है ना, ये एक तरीके से ये हो जाएगा आपका UPI टाइप सिस्टम, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा 24/7 एंड रियल टाइम हाई वैल्यू। RTGS आपने उसमें पढ़ा होगा, मैंने आपको पिछली बार ही पढ़ाया था, इसमें भी आ गया ये, ठीक है गाइस। HTTP और HTTPS क्या होता है? अब आप जैसे किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हो ना, तो सबसे आगे आपको दिखता है HTTP और HTTPS। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट जाते हो, प्राइवेट वेबसाइट है, तो वो सिक्योर रहती है, सिक्योर होती है वो वेबसाइट, तो वो परमिशन मांगता है कि आपको उसमें जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये सिक्योर और इनक्रिप्टेड होती है, इसमें किसी तरह का इनक्रप्शन नहीं होता, SSL सर्टिफिकेट लगता है इसके अंदर, सिक्योर वेबसाइट के अंदर। HTTP में नॉन सिक्योर होता है, नॉन इनक्रप्शन होता है, इसमें किसी तरीके का सिक्योर होता है, हैक भी हो सकता है, इसमें इसके ज़रिए आपका सिस्टम भी हैक किया जा सकता है HTTP के ज़रिए। ऐसे प्राइवेट सर्विस प्राइवेट होते हैं ये सारे, तो जल्दी कोई हैक नहीं करेगा इसमें, लेकिन इसमें ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि सिक्योर नहीं होता। सेक्शन C 5 मार्क्स का है ये। तो ट्रेडिशनल पेमेंट वर्सेस ई पेमेंट। ट्रेडिशनल कैश, चेक, फिजिकल एंड प्रेजेंस नीडेड। ई पेमेंट इंस्टेंट ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट, सिक्योर एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। ट्रेडिशनल पेमेंट क्या होता है कि ट्रेडिशनली कैश को सिक्योर करता है, चेक को, फिजिकल एंड प्रेशर नीडेड को, जितना भी
प्रीशियस चीज़ होते हैं उसको सिक्योर कर लेता है। ट्रेडिशनल वे ऐसा था, ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड ये था। अब ई पेमेंट मेथड क्या है कि आसानी से हो जाता है, ऑनलाइन होता है, डिजिटल वॉलेट होता है इसके अंदर, ये ज़्यादा सुरक्षित होता है और इसको कभी भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी टेक इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स, एआई है, ब्लॉकचेन है। इमरजेंसीज के लिए क्या क्या है, जैसे कि एआई है, ब्लॉकचेन है, लॉट है, बिग डेटा है, बायोडाटा है। इससे कस्टमर को एक्सपीरियंस और पर्सनलाइज और सिक्योर हो गया है ये, ठीक है। फीचर्स ऑफ वर्चुअल करेंसी क्या है, डिजिटल फॉर्म्स, डिसेंट्रलाइज्ड, सिक्योर, बोर्डलेस और यूज़र ब्लॉकचेन लाइक बिटकॉइन। ये बिटकॉइन के बारे में है गाइस, शेयर मार्केट का बिटकॉइन। फीचर ऑफ वर्चुअल करेंसी का फ़ायदा क्या होता है, ये डिजिटल फॉर्म ऑफ देखो डिजिटल फॉर्म से मिलता है आपको, डिसेंट्रलाइज होता है, ये सिक्योर होता है, बॉर्डरलेस होता है और यूजर्स ब्लॉकचेन होता है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन के बारे में, ठीक है, हो गया। डिजी करेंसी हो गया, बैंक करेंसी हो गया। बैंक करेंसी आप अभी आया नहीं है मार्केट में, लेकिन आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो बैंक करेंसी, ठीक है। और सिग्निफिकेंट ऑफ ई ऑप्शंस, ट्रांसपेरेंट, बाइंडिंग, ऑनलाइन पार्टिसिपेटिंग, सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, रियल टाइम अपडेट्स। बेसिक ऑफ ई कॉमर्स क्या है, इंस्ट्रक्शन टू ई कॉमर्स। अब हम बुक के बारे में पढ़ेंगे, बुक्स के रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर था बेसिक ऑफ ई कॉमर्स, यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के ज़रिए गुड और सर्विस का लेना देना। इसमें सेलर और बायर फिजिकल कांटेक्ट के बिना बिजनेस करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसे पोर्टल्स इसके एग्जांपल हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, टाइम सेव करता है, इसके फ़ायदे क्या है, टाइम सेविंग है, वाइड मार्केट मतलब इसकी बड़ी मार्केट है, और कॉस्ट कटिंग है, ठीक है। नुकसान क्या है, जो पर्सनल टच, नो पर्सनल टच और सिक्योरिटी इश्यूज़। देखो अब फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाते हो तो आप क्या है ना, उसको छू के देख नहीं सकते हो, कपड़ा कैसा है, कितना लंबा हाइट है, कैसा है, आपको पता नहीं चलेगा। खाली उसमें दे देगा, लेकिन आप उसके हिसाब से मंगाओगे, बाद में चलता है तो छोटा है, सेंटीमीटर के हिसाब से था, इंचेस के हिसाब से था। स्मॉल दे करके मीडियम पकड़ा दिया, मीडियम दे करके बहुत स्मॉल हो गया हमारे शरीर के हिसाब से। सॉरी गाइस थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए, मैं घर पे वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरे वीडियोज़ में ऐसे वॉइस ओवर होते ही रहते हैं, बैकग्राउंड में से नॉइज़ आती रहती है। अभी मेरा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं माइक लूँगा, ठीक है ना। अभी मैंने इतनी मुश्किल से तो मैंने लैपटॉप लिया है गाइस, इस चक्कर में प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जितना आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं माइक लूँगा और अपना वीडियो को और बेहतर बनाऊँगा, ठीक है गाइस। तो मैं कहाँ पे था, नुकसान के ऊपर। तो नुकसान क्या था, नो पर्सनल टच और सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं इसके अंदर, कि आपको सामान सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता इसके अंदर। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स क्या क्या है, अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। इस तरीके के मॉडल्स होते हैं, जिसमें हर मॉडल का अपना यूनिक कस्टमर बेस और ट्रांजैक्शन स्टाइल होता है। इमरजेंसी टेक जैसे AI, क्लाउड, मोबिलिटी इन्हें और भी पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। इमर्जिंग टेक होते हैं, ठीक है। इमर्जिंग टैब था, इमरजेंसीज नहीं था, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी यूज इन ई कॉमर्स, वेबसाइट, ऐप, API, होस्टिंग सर्विस और पेमेंट इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है। वेब बेस्ड और ऐप बेस्ड बिजनेस का कंपैरिजन भी दिया जाता है इसके अंदर। टेक्नोलॉजी यूज ऑफ इन ई कॉमर्स में क्या होता है, देखो वेबसाइट, ऐप्स होते हैं इसके अंदर, टेक्नोलॉजी इसके अंदर API होती हैं, होस्टिंग सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और पेमेंट इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है इसके अंदर। वेब बेस्ड और ऐप बेस्ड बिजनेस का कंपैरिजन भी दिया गया है इसके अंदर। टेक्नोलॉजी वेब में कौन सा ऐप, वेबसाइट वो सबसे बढ़िया है, ऐप में कौन सा ऐप सबसे बढ़िया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट सर्विस जैसे पासपोर्ट सेवा मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक
गवर्नेंस या ई गवर्नेंस ना पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ई कॉमर्स सिस्टम भी आपसे पूछ लेगा। अभी डिजिटल करेंसी भी है, ई ग्रंथालय है ना, पासपोर्ट सेवा, डिजिटल इंडिया, और साथ में आया है ई करेंसी। ई करेंसी इंडिया की एक नई करेंसी आई है, जिसमें ना इंडियन करेंसी है वो भी, लेकिन वो डिजिटल करेंसी है एक तरीके से। इंडिया की डिजिटल करेंसी है वो। अब बैंक से आप डिजिटल करेंसी लगते हैं, बहुत सारे बैंक अब डिजिटल करेंसी लागू करने लग गई है। ठीक है, अपनी अपनी ट्रांसपेरेंसी, स्पीड एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है। ठीक है। ई पेमेंट सिस्टम क्या है? ई पेमेंट का मतलब है डिजिटल तरीके से पेमेंट करना, कार्ड, वॉलेट, यूपीआई एक्सेट्रा। ठीक है। पेमेंट गेटवे से ट्रांजैक्शन सेफ और फास्ट होते हैं। ठीक है। टाइप्स: होस्टेड, सेल्फ होस्टेड, एपीआई होती है, बैंक इंटीग्रेटेड, गेटवे। इस तरीके के टाइप होते हैं पेमेंट के। क्या क्या होते हैं? होस्टेड यानी कि हम जो भेज रहे हैं, सेल्फ होस्टेड जो हम भेज रहे हैं या फिर वो भेज रहा है। ठीक है। एपीआई और बैंक इंटीग्रेशन आपकी परमिशन से होता है और साथ में बैंक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, फुली आपके कंट्रोल में होता है। बस इसका एक ही दिक्कत है, सबसे बड़ी यूपीआई में पता दिक्कत क्या है कि हम लोग भेज तो सकते हैं, लेकिन हम रियल टाइम पे हम अपने पैसे को बैक नहीं कर सकते। बाई चांस अगर मैं गलत भेज दिया तो हम उसको कैंसिल कर दें या फिर हम उसको रिवर्स कर लें, ऐसा सिस्टम अभी तक यूपीआई में आया नहीं। अगर यूपीआई में ये सिस्टम आ जाता है तो यूपीआई बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगा। कोई भी यूपीआई अगर ये सिस्टम लॉन्च कर दे, लॉन्च के साथ इस यूपीआई पे काम कर लेती है ना, सच कह रहा हूँ, उनका यूपीआई अच्छे वेबसाइट, अच्छे ऐप्स को पीछे छोड़ देगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो इंडिया में होती है वो यही होती है कि इतने सारे लोग एजुकेटेड नहीं है इंडिया में, बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड है, जिस कारण ना वो लोग सिर्फ देखते नहीं उन्होंने किसको पेमेंट किया। कई बार तो वो गलत लोगों को पेमेंट कर देते हैं, जिस कारण उनको कई बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं और पैसे भी वापस नहीं मिलते कई लोगों को। ठीक है ना। अगर इंडिया में सिस्टम हो जाता है तो कई ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा होगा जो भी इस चीज़ पे काम कर लेता है अच्छे से। इसमें सबसे ज़्यादा अगर बैंक्स इसमें हो जाती हैं इंक्लूड्स, अगर बैंक भी अगर अपना कर लेती है तो बैंक्स का ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, जिस कारण बैंक्स का ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट एंड होस्टिंग। वेबसाइट बनाने का प्रोसेस: प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, होस्टिंग। ठीक है। एक मिनट, क्या मैंने छठा ई बैंकिंग बता दिया था ना? मैंने सिर्फ ई पेमेंट बताया था शायद से। हाँ, तो बताते हैं ई बैंकिंग के बारे में। ई बैंकिंग सर्विस: निफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, एटीएम, ये सारी बैंक्स प्रोवाइड करवाती है। ये सारी बैंक्स की जो हैं वो हैं, क्या कहते हैं, ऐप्स हैं या वेबसाइट हैं, ई कॉमर्स साइट्स होती हैं। ठीक है। एटीएम में क्या होता है ना, एटीएम मशीन में आप देखो स्क्रीन वगैरह दिखती है, वो ना बैंक्स की वेबसाइट द्वारा उनका एक कोडिंग द्वारा ई सिस्टम होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिससे आप अपनी मर्जी से ही अपना सारा देख करके आप निकाल सकते हो। ठीक है। नेट बैंकिंग, जो वेबसाइट पे आप अपना सिस्टम लॉगिन करके, अपना सर्वर से लॉगिन करके, अपने आईडी कार्ड से लॉगिन करके पैसे निकाल सकते हो। निफ्ट हो गया, ये बैंक्स, ये दोनों बैंक्स के लिए होते हैं। वर्चुअल करेंसी एंड क्रिप्टो, ये तो आपको पता ही है कि बैंक तो नहीं निकालती, ये अलग अलग लोग निकालते हैं। ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कवर किया गया है। ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट एंड होस्टिंग। वेबसाइट बनाने का प्रोसेस: प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, होस्टिंग, ये सारे होते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का काम। ठीक है ना। ऐप डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, पहले हमें सोचना पड़ता था, मतलब यही सारी चीज़ें ना। HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल का डिफरेंस होता है इसके अंदर। ठीक है। होस्टिंग के टाइप होते हैं शेयर्ड, डेडिकेटेड, क्लाउड, VPS एक्सेट्रा। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं आप समझ लीजिए। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर स्मॉल टू लार्ज बिजनेस के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। CRM, ERP, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल्स भी यूज़ होते हैं। वेब सर्वर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेब सर्वर्स का काम वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाना। आप अपाचे, निजिक्स जैसे अपाचे, निजिक्स जैसे सॉफ्टवेयर और सर्वर का कॉन्फ़िगर प्रोसेस होता है वेब सर्वर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है
डिजिटल डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाना। CIA ट्राइड कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी अवेलेबल होते हैं इसके अंदर CIA ट्राइड में, ठीक है। CIA ट्राइड में बोल नहीं पा रहा इसको, पता नहीं क्या, लेकिन पेपर में शायद ये आ सकता है। पिछली बार मैं यही सोच रहा था, पिछली बार भी वही आया। इस बार इसको पढ़ के जाइएगा, शायद कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी होती है इसके अंदर। साइबर सिक्योरिटी का चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा आपको, इसको सही से लीजिएगा। IoT डिवाइस से नए सिक्योरिटी चैलेंज अराइज होते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं, थ्रेट्स क्या इसके, वायरस, मेलवेयर्स, फिजिंग एंड हैकिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। प्रिवेंशन, फायरवॉल होता है, एंटीवायरसेस होता है, इनक्रप्शन होता है, रेगुलर अपडेट्स होते हैं। इसकी वजह से ना कोई भी इन सबको कर नहीं पाता। IT एक्ट 2000 के तहत इंडिया का फर्स्ट डिजिटल लॉ, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर, साइबर क्राइम पेनल्टीज एंड साइबर ट्रिब्यूनल, इंक्रिप्शन रूल्स, ऑनलाइन पोर्टल एंड एप्लीकेशन, ई-टेलिंग, ऑनलाइन रिटेल। ई-टेलिंग यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग मॉडल्स पूरे प्ले, अमेजोन, ब्रिक्स एंड क्लिक, डेल। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर। ई-रिटेल, ई-टेलिंग यानी ऑनलाइन रिटेल का फ़ायदा या नुकसान क्या है। ई-टेलिंग यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग मॉडल्स पूरे प्योर प्ले होना चाहिए, अमेजोन जैसे, ब्रिक एंड क्लिक जैसे डेल, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर। अब इसमें क्या है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के लिए, बायर और सेलर दोनों के लिए। अब मान के चलो मैं दुकानदार हूँ जो सामान सेल कर रहा है ऑनलाइन किसी को, तो मेरे को उसके पैकिंग का खर्चा रखना है, पैकिंग का काम भी मेरा ही रहेगा उसमें। पैकिंग का वो नहीं होता है कि जो, ठीक है, जो जिस कंपनी में लिया वो करेगी नहीं, पैकिंग का काम भी मैं ही करूँगा। पैकिंग करके मैं रख दूँगा, वो उनका डिलीवरी बॉय आएगा तो वो ले करके जाएगा उसको, वो लेकर जाएगा। बाई चांस अगर सामान कैंसिल हो जाता है या फिर सामान उनको पसंद नहीं आता तो कस्टमर की दिक्कत, अगर सामान उनको पसंद आ जाता है तो चलो उसका सामान बिक गया, और अगर सामान पसंद नहीं आता है वो वापस कर रहा है हमें, ठीक है। अगर वो सामान हमें वापस करता है तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। एक तो हम उसको पैकिंग का खर्चा भी हमारे में आएगा, ठीक है। ऊपर से हमें पहले से ही पैसे कम मिलते हैं उसके अंदर ऑनलाइन में। और ऑनलाइन के बाद क्या है ना, उसमें हमें डिसएडवांटेज ये मिलेगा कि हमें अगर वो कैंसिल कर देते तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। कंपनी किसी तरीके का वो नहीं करती। अगर आप पढ़ोगे ई-कॉमर्स में कि ऑनलाइन सामान सेल करने के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। ये रिटेल मिक्स 7C होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 7C या मॉडल नंबर चैप्टर नंबर 13 का है। तो क्या क्या होता है, कन्वेंस, कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट, कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, कस्टमर फ्रेंसिंग एंड कस्टमर केयर, ये 7C होते हैं। ई सर्विसेज क्या होते हैं, इंटरनेट का यूज़ वेटेज सर्विस के लिए, बैंकिंग, ट्रैवल, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, पब्लिशिंग एक्सेट्रा के लिए यूज़ होता है। सर्विस इंडस्ट्री के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ऐप बेस्ड कॉमर्स, ऐप डेवलपमेंट का प्रोसेस, आइडिया, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मार्केटिंग। ऐप बेस्ड कॉमर्स का फ्यूचर ब्राइट है। तो ड्यू टू स्मार्टफोन्स यूजेस, बूम बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी और मार्केट स्ट्रेटजीज भी बताए गए हैं। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि आज हमने, एक मिनट रुकिएगा, इसमें 1 मिनट में निकालता हूँ लिस्ट कि हमें क्या क्या। रखते हैं, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा असाइनमेंट के बारे में, कि असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हमने बता दिया आपको, कि ई कॉमर्स क्या है, SDLC क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, 7C रिटेल मिक्स क्या है, ऐप डेवलपमेंट क्या है, ई कॉमर्स के रेवेन्यू मॉडल्स क्या होते हैं, डिफरेंट नेफ्ट एंड RTGS इम्पैक्ट क्या होते हैं, HTTP और HTTPS में डिफरेंस बता दिया, ट्रेडिशनल पेमेंट वर्सेस ई पेमेंट के बारे में बता दिया, इमरजेंसी टैग
इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स का बता दिया, फीचर ऑफ वर्चुअल करेंसी एंड सिग्निफिकेंट ऑफ ई एक्शन के बारे में बता दिया है, ठीक है। और बुक्स में बता दिए, जो बुक्स के जितने भी चैप्टर थे उसके सबके शॉर्ट नोट्स बता दिए, ठीक है गाइस। ये अगले वीडियो में मिलते हैं, आप गुड लक फॉर एग्जाम।